गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं सी इरफान आपके साथ फिर से एक नया टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूँ। टॉपिक का नाम रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। बहुत अच्छा टॉपिक और बहुत आसान टॉपिक है। सबसे पहले याद रखना, आपको सीखना पड़ेगा कि रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म है क्या। जैसा मैंने पहले भी बता दिया कि आप कंसेप्ट को अगर फोकस करोगे तो अकाउंट सॉल्व करने में बहुत मजा आएगा, लेकिन आप कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप सिर्फ मैकेनिकल डेबिट क्रेडिट करोगे तो फ्लॉप हो जाओगे। तो कभी भी अकाउंट्स पढ़ो तो ये सोच के अकाउंट्स पढ़ो कि कल मुझे इसमें प्रैक्टिस करना है। बराबर, ये जो टॉपिक पढ़ूंगा ये मुझे कहाँ पे फ्यूचर में काम आने वाला है। जैसे मैं बार बार बोलता हूँ कि साइंस वाले स्टूडेंट ना बहुत फोकस्ड होते हैं। वो हर एक मेडिसिन के ऊपर रिसर्च करते हैं कि ये मेडिसिन मैं किस पर्सन को दूंगा, कितना डोज दूंगा, इसका क्या रिएक्शन होगा, एक्सेट्रा सब कुछ पढ़ते हैं। उनको ऑपरेशन कैसे करना है, क्या करना है, वो सब उनके दिमाग में बैठा रहता है। वो लोग फ्यूचर के हिसाब से सोचते हैं कि मुझे इसमें प्रैक्टिस करना है। लेकिन अपना कॉमर्स वाला स्टूडेंट खतरनाक होता है। एंड मोमेंट पे आके बोलेगा सर एक दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क कर दो कि कौन सा आने वाला है, मैं उसी टाइप का सम करके जाऊंगा। एक बार तो हद हो गई, एकदम लास्ट में स्टूडेंट है 12वीं का जो मुझे बोलता है कि सर बस 2 से 3 सम मार्क कर दो और वैसा ही एग्जाम में आना चाहिए। मैंने बोला आप अकाउंट्स पढ़ क्यों रहे हो, ये अकाउंट्स पढ़ के फायदा क्या है। अगर आप अकाउंट्स पढ़ो तो डीप नॉलेज के हिसाब से पढ़ो कि हाँ कल को मुझे इसी में प्रैक्टिस करना है। अगर आप छोटा सा अपना बिजनेस भी स्टार्ट करोगे तो ये अकाउंट्स के बेसिस पे कम से कम अपना बिजनेस तो हैंडल कर सकते हो। इतना तो आपके पास वो होना चाहिए। अदरवाइज अकाउंट्स पढ़ के क्या फायदा। आप हिसाब किताब अगर करना सीख रहे हो तो याद रखना कंसेप्चुअल नॉलेज रखो। चलो अगर आप किसी के अंडर में जॉब नहीं करने वाले तो खुद का तो हिसाब किताब सही रख सकते हो, इतना आपके पास होना चाहिए टैलेंट। तो ठीक है, मैं आपको कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूँ रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है अकाउंट्स का। मैं सबसे पहले फोकस करूंगा यहाँ पे, सिर्फ कंसेप्ट सिखाऊंगा, टॉपिक का सॉल्यूशन नहीं होगा ये वीडियो में। सॉल्यूशन अगले वीडियो में आपको मिलेगा, ठीक है। चलो ठीक है, मैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। मैं सबसे पहले बता दूं कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फॉर्म ये दोनों में फर्क है, ठीक है। डिसोल्यूशन का मतलब होता है वाइंड अप, ठीक है। आप किसी का बिजनेस वाइंड अप कर रहे हो, यानी कि मैं बोल सकता हूँ क्लोज। अगर किसी का बिजनेस क्लोज होता है तो उसका नाम है डिसोल्यूशन। हाँ, क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आप डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म पढ़ने जा रहे हो, बराबर, पार्टनरशिप नहीं। अगर सिर्फ पार्टनर के बीच में रिलेशन चेंज होती है तो उसका नाम होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन अगर बिजनेस क्लोज होता है तो उसका नाम होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। एग्जांपल के फॉर्म में दो पार्टनर है, मिस्टर ए एंड बी, इनका रेशियो इक्वल है 1:1। अगर इनका रेशियो आपने चेंज किया 2:1 तो ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है। बिजनेस क्लोज नहीं हो, सिर्फ रिलेशन बदल गया, जिसको हम लोग नाम देंगे रिकंस्टिट्यूशन, यानी कि एडमिशन हो सकता है, डेथ हो सकता है, रिटायरमेंट हो सकता है। ये सब टॉपिक भी आपको आगे आएंगे, पर फिलहाल मैं आपको बता दूं कि मैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप नहीं, मैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म की बात कर रहा हूं। यानी कि अगर आपका एंटायर बिजनेस क्लोज होने जा रहा है तो उसका नाम होगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है। अब मैं आपको कंसेप्ट सिखाता हूं कि यह एक टॉपिक में एज एन अकाउंटेंट अपने को क्या रोल प्ले करना होगा। सबसे पहले मैं आपको बिजनेस बताना चाहूंगा कि आपने देखा होगा 3 बिजनेस है। फर्स्ट आपका सोल ट्रेडिंग बिजनेस, सेकंड आपका पार्टनरशिप होता है। अगर आप नेशनल लेवल पे जाओगे तो जॉनस्टर कंपनी, इंटरनेशनल लेवल पे जाओगे तो मल्टीनेशनल। अगर एक आदमी बिजनेस चलाएगा तो उसका नाम है सोल ट्रेडिंग कंसर्न। When the business is carried by a single person, then it is called as sole trading. When the business is carried on by 2 or more person, then it is called as partnership firm. आपको यही टॉपिक TY BCom में आएगा जिसका नाम होगा लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। जस्ट नाम बदलेगा, कंसेप्ट वही होगा। लेकिन आपने कहीं पे भी डिसोल्यूशन ऑफ सोल ट्रेडिंग नहीं पढ़ा है। उसका रीजन बताऊंगा क्यों डिसोल्यूशन ऑफ सोल ट्रेडिंग नहीं है, सिर्फ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। एक बिजनेस आप क्लोज करने जा रहे हो ना, बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिर्फ 2 ही पार्ट में डिवाइडेड है, एक प्रॉफिट एंड लॉस होता है और दूसरा आपकी बैलेंस शीट होती है। प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड होता है, जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा पार्टनर शेयर करके उसी साल में खत्म कर दिए। लेकिन अगर मैं बिजनेस क्लोज करने जा रहा हूं तो मेरा फोकस पूरा का पूरा बैलेंस शीट पे होगा, यानी कि लायबिलिटीज एंड एसेट्स। हाँ, इसके पहले आपको रीजन भी पता होना चाहिए कि आप बिजनेस क्यों बंद कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए कि बिजनेस बंद क्यों होता है। तो सबसे पहला जो रीजन होता है लॉस। अगर बिजनेस कंटिन्यूस बेसिस पे लॉस में जा रहा है तो बिजनेस बंद कर दो, लॉस में चला के फायदा नहीं है। जैसे कोविड-19 की सिचुएशन में बहुत सारे बिजनेस बंद हो गए। रीजन ये था ना कि वो सस्टेन नहीं कर पाए। 6 महीना 9 महीना सस्टेन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। सेकंड होता है आपका डिस्प्यूट, कि अगर पार्टनर्स के बीच में झगड़ा हो गया तो भी बिजनेस डिसॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि बिजनेस बंद करना पड़ेगा।
ये सबसे मेन रीजन होता है झगड़ा, क्योंकि पार्टनरशिप में 99% डिस्प्यूट हो ही जाता है। सेकंड होता है आपका इंटरवेंशन, यानी कि लॉ। अगर कुछ लीगल रेस्ट्रिक्शन आ गए तो भी बिजनेस बंद करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के फॉर्म में जैसे आपने देखा होगा प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जब गवर्नमेंट ने नया रेस्ट्रिक्शन लाया तो बहुत सारी प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को अपना सेटअप बंद करना पड़ा। या तो मैं आपकी प्लेन लैंग्वेज में बोल देता हूँ कि जैसे गुजरात में आपने देखा होगा लीकर बैन है, आप दारू का बिजनेस नहीं कर सकते गुजरात में, लेकिन हाँ महाराष्ट्र में दारू बेचना अलाउड है। आपने देखा होगा ना, महाराष्ट्र में आप लीकर बेच सकते हो। सपोज गवर्नमेंट एक ऑर्डर पास करे और बोले कि महाराष्ट्र में लीकर बैन होगा और आपका बिजनेस लीकर का था, जैसे ही गवर्नमेंट का ऑर्डर आएगा ये बिजनेस आपको क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि लीगल रेस्ट्रिक्शंस आ जाए। तो कुछ लीगल रेस्ट्रिक्शंस की वजह से भी बिजनेस को क्लोज करना पड़ता है। तो बेसिकली तीन ही रीजन होता है, या एक और होता है कि आपका पर्टिकुलर पार्टनरशिप होगा तो वर्क कंप्लीट होने के बाद भी बिजनेस डिसॉल्व कर सकते हैं। लेकिन तीन कोर रीजन होता है बिजनेस बंद करने का, जिसमें से फर्स्ट होता है लॉस, सेकंड होता है आपका डिस्प्यूट्स, एंड थर्ड होता है कुछ लीगल रेस्ट्रिक्शंस। अगर कोर्ट ने कुछ ऑर्डर पास कर दिया तो फिर आपको बिजनेस क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ अपने को बस ये याद रखना है कि बिजनेस वाइंड अप करने के टाइम पे एक अकाउंटेंट का क्या रोल है। अकाउंटेंट बहुत मेन पर्सन होता है। मैंने बहुत सारे पार्टनरशिप को क्लोज किया है, उसकी ऑडिट भी किया, ऑडिट करने के बाद मैंने बिजनेस को क्लोज किया है। तो एज एन अकाउंटेंट मेरा क्या रोल होना चाहिए, मैंने फेयर सेटलमेंट किया है, हर पार्टनर को सेटिस्फाइड किया कि हाँ आपका एक एक रुपया प्रॉपर सेटल हो रहा है। तो ये आपका अकाउंटेंट का रोल है। आपको समझना पड़ेगा कि किसी का बिजनेस बंद करना है तो सिर्फ ताला मार के जाओगे तो बिजनेस बंद नहीं होता। बिजनेस बंद करने के लिए सिंपल प्रोसेस होता है। आपके जितने भी एसेट, एग्जांपल प्लांट एंड मशीन होगा, फर्नीचर होगा, स्टॉक होगा, एक्सेट्रा, ये जितने भी आपके एसेट है, ये पूरे एसेट को आप सोल्ड कर दो, और सोल्ड करने के बाद जो भी लायबिलिटीज होगी ये लायबिलिटीज को पे ऑफ कर देना। पे ऑफ करने के बाद जो भी सरप्लस बचेगा पार्टनर्स को दे देना, पार्टनर्स अपने अपने घर पे चले जाएंगे। ठीक है, तो आप सिर्फ बैलेंस शीट पे फोकस करने वाले हो कि आपको एक बैलेंस शीट क्लोज करने का रीजन हटा के जॉन्स्टा कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी बता रहा है। आप सिर्फ एसेट को बेच के लायबिलिटीज डिस्चार्ज करोगे, जो भी सरप्लस आएगा वो पार्टनर्स में बांट देना, बिजनेस क्लोज हो जाएगा। लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, आप एसेट बेच के लायबिलिटीज पे करोगे, ये अश्योर करना अपने दिमाग में। ये सबसे बड़ा पॉइंट है, सबसे वीक पॉइंट होता है स्टूडेंट का, कि इतना घाई में रहता है कि जितना क्वेश्चन में लिखा है बस उतना ही रिकॉर्ड करेगा। बहुत बार क्वेश्चन में नहीं लिखा होता कि लायबिलिटीज को आपने पे किया है। ये आपकी इम्प्लाइड कंडीशन है कि आपको लायबिलिटीज पे करना है। मैं रीजन बता दूंगा, ब्यूटीफुल रीजन बताऊंगा कि आप लायबिलिटीज क्यों पे करोगे। सपोज तीन पार्टनर है, मिस्टर ए, बी और सी। आपने एसेट बेचा, उनके बीच में डिस्प्यूट हुआ, आपने प्रॉपर्टी बेचा, कर्जा पे किया। कर्जा पे करने के बाद सपोज एक 20,000 का कर्जा या 30,000 का कर्जा छूट गया, आप पे नहीं कर पाए, और इनका सेटलमेंट आपने कर दिया, मिस्टर ए का, मिस्टर बी का, मिस्टर सी का। एक क्रेडिटर बाद में आया, बोलता है मेरा 30,000 बाकी रह गया। हो सकता है कि ऑन रिकॉर्डेड रहा हो, 30,000 बाकी रह गया। आपने तीनों पार्टनर को फोन मारा, यार एक डेट बाकी रहेगा तो 30,000 का, एक काम करो प्रोपोर्शनली आप लोग 10,000 दे दो, पे करना है। जैसे आप एक को फोन मारोगे ना, वो बोलेगा मैं इंडिया में हूं ही नहीं, मैं तो अमेरिका में हूं, मैं नहीं आ सकता हूँ, 10,000 देने के लिए मैं नहीं आ सकता हूँ। मिस्टर बी को फोन मारो, वो बोलेगा नहीं मैं तो बहुत बिजी हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं पैसा भी नहीं दे सकता, मेरे पास पैसा ही नहीं, मैं कंगाल हो गया हूँ। मिस्टर सी को फोन करो, वो भी एक्सवाइजेड रीजन देगा, कोई कर्जा पे करने के लिए सामने नहीं आएगा। अल्टीमेटली अकाउंटेंट के ऊपर ब्लेम आएगा कि आपने गलत सेटलमेंट किया, आप रिस्पॉन्सिबल हो, आप पैसा पे करो। तो अकाउंटेंट इतनी बड़ी गलती कभी नहीं कर सकता। आप अकाउंटेंट हो, अपना रोल याद रखना, फेयर सेटलमेंट करना है, आपके ऊपर लोग ट्रस्ट करेंगे कि आप जो लिखते हो वो सही लिखते हो। तो वैसे ही याद रखना, आपका सेटलमेंट सही होना चाहिए। एक बार एक आध एसेट नहीं बिका ना, आप भूल गए तो चलेगा, लेकिन लायबिलिटीज नोट करके रख लेना, पे करना ही पड़ेगा। बिना लायबिलिटीज पे किए बिजनेस को बंद मत करना, अदरवाइज आप ट्रबल में आ जाओगे। आपके सर पे बहुत बड़ा बम फटेगा, जो आपकी लायबिलिटीज बची हुई है पूरी आपके सर पे गिर जाएगी। अच्छा, इसका अपोजिट अगर सोचो, कोई एसेट बिकना बाकी रह गया था, अनरिकॉर्डेड था, जैसे आपने हर्षद मेहता स्कैम देखा होगा ना, एक नई सीरीज निकली है, बहुत ब्यूटीफुल सीरीज है वो, जिसमें दिखाया कि कुछ शेयर्स बेच नहीं पाते, 300 करोड़ या 1200 करोड़ का शेयर्स होता है, वो उसका दोस्ती घोटाला कर देता है बेचारा, खुद के अकाउंट में ट्रांसफर करके बेच देता है। तो अगर कुछ एसेट्स बाई चांस अगर नहीं बिक पाए और बाद में आपको मालूम पड़ा कि यार ये कुछ शेयर बड़ा रह गया था, हम बेच नहीं पाए, 3 लाख का वर्थ था,
आपने पार्टनर को फोन मारा कि अरे 3 लाख का एसेट बिका है, ये काम करो, ये पैसा ट्रांसफर करना है, आप लोग आ जाओ, 1-1 लाख लेके जाओ। जैसे ही आप ए को फोन मारोगे ना, वो तुरंत आ जाएगा 1 लाख देने के, 1 लाख लेने के लिए। आप बोलोगे आप तो अमेरिका में थे, बोला मैं तो अमेरिका में नहीं था, बस यहीं बैठा था, 1 लाख लेना, मैं अभी आ रहा हूँ, 1 घंटे के अंदर आ रहा हूँ। बी को फोन मारो, बहुत बिजी था ना, बोल दो कि 1 लाख लेना, इमीडिएट आ जाएगा 1 घंटे के अंदर, सी भी आ जाएगा। पैसा लेने के लिए हर कोई आ जाता है, लेकिन पैसा देने के लिए कोई नहीं आता। इसके लिए बिजनेस का रूल है, अकाउंटेंट का रूल बोला, बिजनेस का नहीं, अकाउंटेंट का रूल है। आप कभी भी किसी का बिजनेस बंद करने जा रहे हो तो एसेट बेचो, लेकिन ध्यान रखना लायबिलिटीज पे होनी चाहिए, अदरवाइज आप स्टक हो जाओगे। ठीक है। हाँ, अब ये एसेट बेचने के लिए अकाउंटेंट एक अकाउंट ओपन करेगा। केयरफुल आपको रिकॉर्ड करना है, आप बहुत कॉशियस रहना कि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। उसके लिए अकाउंटेंट रफ रिकॉर्डिंग नहीं करेगा, प्रॉपर अकाउंट ओपन करेगा एसेट्स एंड लायबिलिटीज के लिए, जिसका नाम दिया जाता है रियलाइजेशन अकाउंट। एक मेन अकाउंट ओपन करोगे रियलाइजेशन, जैसे मैंने बताया कि एसेट हमेशा डेबिट में आएगा, पूरा एसेट आप डेबिट में लेके आ जाओ, लायबिलिटीज आपकी क्रेडिट। मैं हमेशा बताता हूँ कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो एसेट हमेशा डेबिट में आना चाहिए, लायबिलिटीज हमेशा क्रेडिट में आनी चाहिए। आप एक एक एसेट को बेच देना, सामने लायबिलिटीज पे कर देना, जो भी सरप्लस आएगा वो प्रॉफिट होगा, अगर डेबिट ज्यादा हो गया तो लॉस होगा। ये लाके आप पार्टनर्स को शेयर करना, जिसके लिए एक छोटा सा कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, एंड पे ऑफ करने के लिए आप लास्ट में कैश अकाउंट बनाते हैं। तो आपको 3 मेन अकाउंट बनाना है, एक रियलाइजेशन अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट और थर्ड कैश अकाउंट। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि आपको 3 अकाउंट बनाना है। सबसे मेन अकाउंट, आपका कुछ मिस नहीं होना चाहिए, प्रॉपर रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, इसके लिए आप मेन अकाउंट प्रिपेयर करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट। सेकंड आपका अकाउंट होगा कैपिटल अकाउंट, की जो भी सरप्लस या लॉस होगा आप पार्टनर से शेयर करोगे, कैपिटल अकाउंट। एंड थर्ड अल्टीमेटली आपको प्रिपेयर करना है कैश। ठीक है। तो आप सिर्फ 3 अकाउंट से खेलने वाले हो, ये 3 अकाउंट से खेल लेना, आपका अकाउंट 100% टैली होगा। और एक चीज मत भूलना, एसेट बिके ना बिके, कर्ज आपको पे करना है। एक आध एसेट छूट भी जाए तो कोई फर्क नहीं। अच्छा, कुछ अगर सम साइलेंट है किसी एसेट के ऊपर तो आप अपने मन से मत बेचना, लेकिन सम साइलेंट है कर्जे के ऊपर, आप अपने मन से पे करना जो भी कर्जा होगा। ठीक है, क्योंकि किसी और का कर्जा अपने सर पे मत लेना। आप तो खुद का कर्जा नहीं पे कर सकते हो, किसी दूसरे का कर्जा कैसे पे कर पाओगे? इसके लिए जब सेटलमेंट करने बैठो तो प्यार सेटल कर लो। ठीक है, कुछ बच ना जाए कर्जा। आपके टॉपिक का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। मैं फिर से बोल रहा हूँ, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। आप डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप नहीं पढ़ने जा रहे, वो दूसरा टॉपिक है। ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म है कि मैं बिजनेस बंद करने जा रहा हूँ। आपका अभी तक टॉपिक आपने सुना नहीं है, डिसोल्यूशन ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न। टॉपिक आ भी नहीं सकता, मैंने भी कभी नहीं पढ़ा है, आप भी नहीं पढ़ोगे। हाँ, एडवांस लेवल पे पढ़ोगे जॉनस्टर कंपनी के बारे में, लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज, बहुत मजा आएगा आपको। टीवाई बीकॉम में भी आएगा, सीएस में भी आता है, लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। और इंडिया में बहुत कम लिक्विडेटर है और बहुत अच्छा स्कोप है लिक्विडेशन में। अगर आप लिक्विडेटर बन गए ना, आपको अच्छा खासा पैसा मिलेगा किसी का सेटलमेंट करने के। आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ एसेट बेच के लायबिलिटीज पे करना है। वो जॉन स्टॉक कंपनी में नाम होता है लिक्विडेटर, जो कोर्ट अपॉइंट करती है। वो बड़ा आदमी होता है, यानी उसके लिए डिग्री, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा लगता है, तो जाके लिक्विडेटर का काम मिलता है, अदरवाइज नहीं। 10 साल की शायद प्रैक्टिस लगती है सीए को भी, उसके बाद लिक्विडेटर का वो एग्जाम देके पास करके अपना एक सर्टिफिकेट ले सकता है। पर पार्टनरशिप क्लोज करना आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है, ये तो लोकल बिजनेस है। एक छोटा अकाउंटेंट भी बिजनेस क्लोज कर सकता है, एसेट बेच के लायबिलिटी सेटल कर सकता है। हाँ, मैं ये बता रहा था कि डिसोल्यूशन ऑफ सोल ट्रेडिंग के ऊपर कोई टॉपिक नहीं बना है, क्योंकि सोल ट्रेडिंग में एक ही आदमी बिजनेस चला रहा है। वो खुद से अपना एसेट बेच के लायबिलिटीज पे कर लेगा, अगर कुछ भूल भी गया तो सामने वाला आएगा और सोल ट्रेडर अपना पैसा उठा के दे देगा, वो उसका खुद का बिजनेस है। जो बचा सब उसी का है, तो उसके ऊपर कोई टॉपिक ही नहीं है, आपको किसी के साथ शेयर करना ही नहीं है। आपको बिजनेस बंद करना है, ताला मार के आप बैठ जाओ, जो एसेट है वो सब आपका ही है, बेचो या ना बेचो, आप कहीं ना कहीं से उठा के कर्जा पे कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो डिसोल्यूशन ऑफ सोल ट्रेडिंग पे कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म पे टॉपिक है, और लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज पे एडवांस में आपको टॉपिक मिलेगा। ठीक है। तो स्टूडेंट सिर्फ कंसेप्ट याद रखना कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बहुत आसान टॉपिक है, आप आराम से टैकल कर सकते हो, लेकिन एज एन अकाउंटेंट अपना रोल याद रखना कि अगर आप किसी का बिजनेस क्लोज करने जा रहे हो तो जस्ट बैलेंस शीट को क्लोज करना है, आपको एसेट बेचना है, उसके साथ लायबिलिटीज को पे करना है। बेचने के बाद जो पैसा मिला आपने लायबिलिटीज पे किया, अगर कुछ सरप्लस आया तो पार्टनर को शेयर करो और लास्ट में कैश देकर सबको घर पे भेज दो। ये होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में फर्क है।
ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ सोल ट्रेडिंग आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन एडवांस स्टेज में जाके आपको लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज पढ़ना है, और बहुत अच्छा टॉपिक है लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। 12वीं का डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म तो फिर भी सिंपल है, इसमें भी दो कैटेगरी है, एक सिंपल डिसोल्यूशन होता है, एक इंसॉल्वेंसी। जब इंसॉल्वेंसी आएगा तो मैं बता दूंगा कि इंसॉल्वेंसी आपको कैसे टैकल करना है। ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा थियरी आपके साथ शेयर कर दूं। मैं टॉप में लेके आ रहा हूँ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, जस्ट देख लेना डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में आपको करना क्या होता है, थोड़ी सी थियरी, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा जस्ट थियरी को हाईलाइट करने जा रहा हूँ आपके साथ, ताकि आप देख सको कि आपकी थियरी क्या है। हाँ, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में लिखा है कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन का टर्मिनेशन है। टर्मिनेशन का मतलब क्लोज करना, वाइंड अप करना, आपकी टर्मिनेशन हो रही है रिलेशनशिप। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म दोनों में फर्क है, डिफरेंस है। ये पार्टनरशिप मतलब सिर्फ रिलेशन चेंज होगी, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म का मतलब आप बिजनेस क्लोज करेगा। तो दोनों में कंसेप्चुअल डिफरेंस याद रखना कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हालांकि आपकी गवर्नमेंट बुक में भी दिया है और सीए में तो ऑफ कोर्स बहुत डिटेल में होता है, एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म मतलब बिजनेस क्लोज करना है। ठीक है, इसके साथ देख लेना डिसोल्यूशन के अलग अलग मोड है, वॉलंटरी है, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ है, इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट है। इफेक्ट्स ऑफ डिसोल्यूशन, आप सिंपल एसेट को बेच दोगे, डिस्पोज मतलब आपको एसेट बेचना पड़ेगा, बेचने के बाद लायबिलिटीज को पेड ऑफ करना पड़ेगा, एंड एनी बैलेंस लेफ्ट आउट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स, विल बी बैलेंस बचेगा पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, अकाउंटिंग स्टेप्स बता देता हूं कि अपने को करना क्या है। रीजन मैंने बताया कि बहुत सारा रीजंस है, म्यूचुअल एग्रीमेंट के हिसाब से, लॉस के हिसाब से, लीगल रेस्ट्रिक्शन के हिसाब से बिजनेस क्लोज कर सकते हो। डिसोल्यूशन के दो टाइप्स है, एक सिंपल डिसोल्यूशन है, दूसरा डिसोल्यूशन अंडर इंसॉल्वेंसी। इसके ऊपर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। हाँ, अब एज एन अकाउंटेंट मैंने बताया कि मुझे 3 अकाउंट प्रिपेयर करना है। मेरा फर्स्ट अकाउंट होगा रियलाइजेशन अकाउंट, लोन कभी दिया होगा तो ठीक है, अदरवाइज लोन की जरूरत नहीं होगी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड लास्ट में कौन सा अकाउंट होगा, कैश। ठीक है, हम लोग सिर्फ 3 अकाउंट से खेलने जा रहे हैं। फर्स्ट आपका रियलाइजेशन अकाउंट, सेकंड आपका कैपिटल अकाउंट, एंड थर्ड आपका कैश अकाउंट। तो रियलाइजेशन याद रखना, पूरी लिस्ट बना के एसेट्स एंड लायबिलिटीज को सेटल करने के लिए रियलाइजेशन अकाउंट, कुछ सरप्लस बचेगा इसके लिए कैपिटल अकाउंट, एंड लास्ट में याद रखना कैश के पार्टनर्स को पैसा पे करना है, पैसा पे करके घर बेच देना, ये हो गया सेटलमेंट। ठीक है, हाँ, लेकिन डिफरेंस याद रखना, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड फर्म दोनों अलग है। एक इंपॉर्टेंट नोट याद रखना कि आप लायबिलिटीज को सेटल किए बिना बिजनेस क्लोज नहीं कर सकते हो, अदरवाइज आपके लिए प्रॉब्लम। कल को अगर कोई आपको अपॉइंट करे कि मेरा बिजनेस का वाइंड अप करना है, तो आप बिल्कुल फ्रस्ट्रेट मत होना, एकदम आराम से किसी का बिजनेस वाइंड अप कर सकते हो आप। बस लिस्ट बना लेना कितना एसेट है और कितने लायबिलिटीज है, जो लिस्ट बनाओगे उसका नाम देना रियलाइजेशन अकाउंट। बस सेट ऑफ करना, स्टार्ट करना, जो सरप्लस आएगा कैपिटल में लेके जाओ, लास्ट में कैश पे कर दो। कितना सिंपल है ना, कौन सा इसमें अकाउंटिंग डिफिकल्ट है, कुछ अकाउंटिंग डिफिकल्ट नहीं। लेकिन आप किसी का बिजनेस क्लोज करने गए बिना तैयारी किए, जो दिखा सब बेचते जा रहे हो और लायबिलिटीज देख ही नहीं रहे हो, तो फिर आप स्टक हो जाओगे। एक सिस्टमैटिक लिस्ट होनी चाहिए कि कितना एसेट है और कितने लायबिलिटीज है। उसके लिए अकाउंटेंट एक अकाउंट बना लेगा रियलाइजेशन, एसेट्स डेबिट में होगा, लायबिलिटीज क्रेडिट में होगी, सेट ऑफ करना है आपको, जो सरप्लस आएगा कैपिटल में ट्रांसफर करो, लास्ट में कैश पे, आपका बिजनेस क्लोज। इंपॉर्टेंट चीज में बस इतना ही याद रखना कि आपकी एक एक लायबिलिटीज पेड ऑफ होनी चाहिए। गलती से अगर आपने कोई लाइब्रेरी छोड़ दिया तो फिर आप सोच लेना बोर्ड में अच्छा मार्क्स नहीं निकाल सकते। और 90% स्टूडेंट घाई घाई में यही करता है कि लाइब्रेरीज को पे करना भूल जाता है। मैं फिर से हाईलाइट कर रहा हूं कि आप लाइब्रेरीज को स्किप मत करना, अदरवाइज आप गलत सोल्यूशन करके आ जाओ। ठीक है, तो ये था आपका रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का कंसेप्ट। अब मैं आपके साथ अगले वीडियोस में शेयर करूंगा कि आपको सोल्यूशन कैसे प्रिपेयर करना है। जैसा मैंने बताया कि कंसेप्चुअल नॉलेज रखना, सोल ट्रेडिंग का डिसोल्यूशन नहीं करने जा रहे हो, पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन करने जा रहे हो। आपको एडवांस लेवल पे भी ये टॉपिक आने वाला है, वहां पे भी देखना आपको मिलेगा। एक तो एसवाई बीकॉम में भी टॉपिक आता है पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, वहां पे भी पार्टनरशिप ही होगा, लेकिन एडवांस में आपको टॉपिक आएगा लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। 12th तक सिर्फ सोल ट्रेडिंग पार्टनरशिप ही पढ़ाया जाता है। जब आप डिग्री में जाओगे एफवाई टीवाई में, तब जाके आपको पढ़ने मिलेगा कंपनीज के बारे में, बट फिलहाल सिर्फ हम लोग पार्टनरशिप तक ही। तो मैं फिर से रिकैप कर रहा हूँ कि हमको सिर्फ 3 टॉपिक से खेलना है। रियलाइजेशन अकाउंट यानी कि पूरी लिस्ट एसेट्स एंड लायबिलिटीज, कैपिटल अकाउंट सरप्लस डिवाइड करने के लिए, एंड लास्ट में आपका कैश। ठीक है, चलो तो हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हमको कैसे सॉल्व करना है। बहुत आसान सोल्यूशन होगा, हम लोग अच्छे वे में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म को खत्म करेंगे। ये मेरा कंसेप्ट था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में। एक बार आप ये एग्जाम के टाइम पे भी वीडियोस देख लेना, अब गलती से भी मिस नहीं करोगे लाइब्रेरीज को पे करना। ठीक है, एंड रीजन याद रखना
कि आपको कैसे, आप जस्ट रीजन याद रखना कि आपको कैसे स्टेप्स फॉलो करना है, यानी कि कितने अकाउंट्स प्रिपेयर करना है, रियलाइजेशन अकाउंट, आपके कैपिटल अकाउंट एंड आपका कैश। ठीक है, ऑल द बेस्ट। मैं यहाँ का सेशन कंसेप्ट ऑफ डिसोल्यूशन यहीं पे एंड करता हूँ। मैं अगले वीडियोस में आपके साथ शेयर करूंगा आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का सोल्यूशन। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, अगले वीडियोस में मिलेंगे।